हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की और क्रूड, गोल्ड और इन सब में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है और उन सब का भारतीय मार्केट पे क्या असर होगा और हमको क्या दिशा हमारे मार्केट की तय होगी, वो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर से। आपको पता है, हर बार मैं कहता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन है। ओके। और इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं जो भी यहाँ कह रहा हूँ मेरे अपनी समझ, अपने नॉलेज के बेस पे, मेरे पढ़ाई के समझ के हिसाब से मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और उसमें से आप उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले एक चीज़ समझ लें कि शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश या ट्रेडिंग ये जोखिम भरा होता है और इसके लिए आपके अपना ज्ञान होना ज़रूरी है, आपकी समझ होना ज़रूरी है। और नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में मिल के निर्णय लें और उसी के बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। तो आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप निर्णय अपने स्वयं के कॉन्शियस पे कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करता हूँ और आपको एक दिशा देने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और कई लोग मुझे बोलते हैं पर्सनली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, लोगों को उस साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। और ये उन लोगों के साथ में भी आप मतलब भला करेंगे और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मुझ पे भी, मैं जो मेहनत करता हूँ उसके उसका कुछ मुझे सिला देंगे। तो इसके साथ ही अपने मुख्य विषय पर आते हैं, शेयर मार्केट पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि पिछला वीक काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा और उसकी मुख्य वजह रही रशिया और यूक्रेन का पॉसिबल होने वाला झगड़ा। अब इसमें रशिया और यूक्रेन ये मसला नहीं है, मसला है अमेरिका और यूक्रेन, अमेरिका और रशिया के बीच में। यूक्रेन एक बहाना है। तो थोड़ी बैकग्राउंड मैं इसको भी आपके सामने रख दूं ताकि आपको भी समझे कि हो क्या रहा है। देखिए, बेसिकली यूक्रेन एक ऐसा देश है जहाँ एक पूर्वी यूक्रेन भी है और एक पश्चिमी यूक्रेन है। और जो पूर्वी यूक्रेन है वो वहाँ के लोग थोड़े से रशिया की तरफ इंक्लाइन है। और पूर्वी वैसे जो टोटल जो यूक्रेन है वो एक अलग देश है और वो नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो मतलब वो यूरोप और अमेरिका का एक जो ग्रुप है जो अपने खास करके अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड वो है। तो इसमें जो डर है रशिया को वो ये है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका अपने सारे तोप वोप या सैन्य साजो सामान यूक्रेन में लाके रख सकते हैं। वो जो अमेरिका, वो रशिया के लिए बड़ा मतलब मुश्किल खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का इशू यह है कि तेल की कीमतें हम लोग देख रहे हैं बढ़ रही हैं। अमेरिका ये तो चाहता है कि तेल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी रहें ताकि उसका खुद का अपना प्रोडक्शन है और उसके खुद के जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो। लेकिन एक हद के बाद जब प्राइसेस बढ़ने लगती हैं तो वो उनके लिए भी बड़ा भारी काम हो जाता है। उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर वो जो उसके वजह से जो महंगाई बढ़ी हुई है उसका असर भी वहाँ होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर पड़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये इसलिए अमेरिका के लिए इसका बैलेंस बनाए रखना बड़ा होता है और वो चाहते हैं कि ओपेक और रशिया मिलके प्राइसेस को कम करने में मदद करें, जो रशिया चाहता नहीं। तो ये दोनों की अपनी अपनी बेसिकली टैक्टिस है एक दूसरे को दबाने की। और
हल निकलेगा इसमें से वॉर होने के चांसेस 1% हैं, जो कोई देश नहीं चाहेगा, ना यूरोपियन कंट्री चाहती है, ना अमेरिका चाहेगा, ना रशिया चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि जब अमेरिका रशिया जैसे दो बड़े देश अगर युद्ध में उतरते हैं तो वो छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, वो एक बड़े पैमाने पे हो सकता है, बदल सकता है, और इसका असर पूरे देश विश्व को झेलना पड़ सकता है। तो ये कोई भी देश ऐसा होने देने से पहले अपनी पूरी ताकत लगा देगा इन्हें रोकने के लिए। तो ये इसके लिए ये झगड़ा होना मतलब ये वॉर होना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये टेंशन आपको कुछ दिन तक बनी रहेगी। दोनों देश अपने अपने तरीके से जो राजमहल करते रहेंगे, जो राजमहल दिखाते रहेंगे, और उसके वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। कभी आपको कोई खबर आएगी, कभी कोई खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी तो मार्केट ऊपर जाने दिखेगा, फिर बुरी खबर आ जाएगी, कहीं किसी ने बॉम्ब डाल दिया, कहीं गोलीबारी कर दी, कहीं कुछ हो गया। ये खबरें आती रहेंगी और आपको मार्केट में ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखता रहेगा। तो इस वजह से आपको एक चीज रखना है कि हमको मतलब मार्केट में कम से आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अवॉइड करें। इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम कर दें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए आप कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड में कैश लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी मसला एक है आपको जो दिख रहा है, अभी बड़ा मसला अभी दिख रहा है रशिया और अमेरिका के बीच का, लेकिन इसके साथ ही अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन मार्केट तो हमारे बहुत पहले से गिरते गिरते नीचे आ रहे हैं। तो मार्केट गिरने वाला जो सिलसिला है उसमें ये एडिशन का काम हो गया है, तो मार्केट और नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका में महंगाई की जो मार है वो इतनी ज़्यादा है, और उसका जो असर है वो अभी वहाँ है, और उसके वजह से जो मार्केट गिर रहे थे वो अभी भी गिरने के चांस है ही। तो ये पूरा साल जब दर बढ़ते रहेंगी और फंड कॉस्ट ऑफ फंडिंग इस तरह से बढ़ जाएगी तो कंपनीज के लिए उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को बचाए रखना मुश्किल होगा। और इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स भले ही ये युद्ध वाली स्थिति टल जाए, फिर भी बहुत ऊपर चढ़ते हुए हमको शायद ना दिखे। इन सब को अब हम लोग आ जाते हैं भारतीय मार्केट के स्थिति को समझने के लिए। अब दो चीज़ है, हम लोग ग्लोबल जो क्यूज हैं, ग्लोबल स्थितियां हैं, उनके तो मारे हुए हैं, पर इसके अलावा जो अमेरिका रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है वो एक स्थिति है। अब उस स्थिति से एक और चीज होती है कि तेल के और नेचुरल गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हम अपनी स्थिति को देखते हैं, इकोनॉमी को। अभी तेल के दाम हम लोग ने देखा कि पिछले कुछ समय में 70 से लेके अब 90 के ऊपर, 95 के आसपास चल रहे हैं, $95 के ऊपर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग ने ये देखा कि अगर हम लोग तेल के दाम को देखेंगे तो करीब करीब ये 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत में अभी ये बढ़ नहीं रहे, उसका कारण एक है कि सरकार अभी चुनाव के मुड़ में है, और चुनाव के वजह से प्राइस को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। ये एक भ्रम है, सरकार कहती है कि हमारे हाथ में तेल के दाम नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय तय पे तय होते, लेकिन ये हमेशा सबने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं तेल के दाम नहीं बढ़ते। लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, मतलब एक्चुअली ये पाइल अप हो रहा है। आप ये समझो कि सरकार का घाटा दिन पर दिन बढ़ रहा है। जब तक वो सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी, सरकार के अपनी झोली खाली हो रही है, और सरकार ये इस पूरी झोली को जब भरना चाहेगा तो वो आपको अचानक से 20, 25, 30 रुपए तक के दाम आपको तेल में बढ़ते हुए दिखेंगे जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं। और फिर तब सरकार बोलेगी कि हम क्या करें, तेल के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। तो आपको जो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखना चाहिए थे वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो नहीं बढ़े हैं उसको भी एडिशन करके आपके भाव अभी आगे बढ़ेंगे। इसका सारा असर जो रहेगा हमारे महंगाई पे बहुत बुरी तरह से पड़ेगा। अब महंगाई सिर्फ हमारी और आपकी जो मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या दूध खरीदने जाते हैं वो वाली महंगाई नहीं होती है। एक महंगाई होती है जो इंडस्ट्रीज को भी जिसकी मार पड़ती है। अगर हम लोग अभी देखेंगे कि पिछले एक साल में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनियों का सेल तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि उनको मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें कई बढ़ गई हैं। खास करके मेटल्स और कम्युनिटी की प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ी हैं,
वो पूरी की पूरी वो ग्राहक को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो उनको अपने जेब से उनका मुनाफा को कम होके उनको ये सब करना पड़ रहा है। तो अब इनके मुनाफे में जो कमी आई है, वो मुनाफा और घट जाएगा जब पेट्रोल की प्राइसेस हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये एक हम लोग वापस दुष्चक्र में फंस रहे हैं। और इसलिए अब मैं जो 2 महीने पहले काफ़ी बुलिश था भारतीय मार्केट पे, और मुझे लगता था कि ये सारी स्थितियाँ जैसे भी सुधरेंगी, हम वापस एक बड़े लंबे छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, वैसा नहीं होने वाला है। तो शायद ये पूरा साल हम लोग एक नॉर्मल मार्केट में ही बढ़ते हुए दिखेंगे या घटते हुए दिखेंगे। अब स्थितियाँ कैसे बनती हैं, ऑयल का प्राइस कहाँ पे जाके तय होता है, कितना गिरता कितना बढ़ता है, इसके ऊपर बहुत सारा हमारे मार्केट का दामोदरा टिका रहेगा। अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हम लोग फिर से एक अच्छा मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन अगर ऑयल की प्राइसेस नहीं गिरती हैं और 90 के ऊपर बनी रहती हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल भरा दौर रहेगा। और रिजर्व बैंक को भी जो अभी तक रिजर्व बैंक ने भी अभी जो अपनी पॉलिसी लाई है, उसमें भी उन्होंने $60 का रेट कंसीडर किया है जब वो अपनी महंगाई का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सरकार ने भी जो महंगाई का टारगेट रखा है, उसमें ये सोचा है कि 60-65 का तेल का दाम रहेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होने जा रहा है, और जो भी कैलकुलेशन आपको दिखाए जा रहे हैं वो वैसे है नहीं। तो इस बार की जो पॉलिसी है, और रिजर्व बैंक दिखाना चाहता है कि हम सब कुछ ठीक ठाक है, वैसा एक्चुअली है नहीं। तो देखते हैं। तो मेरा अभी फ़िलहाल सबको एक सलाह रहेगी कि कम से कम ट्रेड करें, अपनी पोजीशन को खाली करें, और मतलब छोटी करें, और कैश पे थोड़ा अभी आप बैठ जाइए, और उस कैश को उस समय आप इन्वेस्ट कीजिए जब आपको मार्केट में थोड़ी स्थिरता आके दिखे। तो स्थिरता जब आएगी, ये जनरली आएगी आपको यूपी इलेक्शन के बाद। 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो अगर बीजेपी को बहुमत हासिल हो सकता है तो आपको वो स्थिरता जल्दी आते दिखेगी। अगर बीजेपी वहाँ हार जाती है तो ये मार्केट में अस्थिरता थोड़ी ज़्यादा टिकेगी, और फिर शायद हमको मार्च पूरा ख़त्म होते होते अप्रैल के बाद ही कुछ स्थिरता आती हुई दिखेगी। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, समझिए, और फिर अपने निवेश को और ट्रेडिंग को आप अपने हिसाब से उस पर काम कीजिए। निवेश की सलाह मेरी ये रहेगी, अभी भी आपने अगर लॉन्ग टर्म भी निवेश किया हुआ है तो कुछ स्टॉक जो देखिए जिनमें आपको लगता है कि आप उसमें से निकल सकते हैं, तो निकल जाइए। आपको बाद में फिर चांस मिलेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रुक के अच्छे चांस फिर मिलेंगे, और फिर से नया निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से अगर मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो शायद हम लोग यहाँ एक बड़ी गिरावट भी आते हुए देख सकते हैं। तो अगर थोड़ा महंगा मिलेगा चलेगा, लेकिन वो कंडीशन उससे अच्छी है कि जहाँ आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफ़ी गिर जाए। तो आ, ये मेरे आपको सलाह है कि आप मतलब उस हिसाब से आप अपना निर्णय ले लिए। और चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि चार्ट में क्या हमको नज़र आ रहा है, चार्ट क्या बोल रहे हैं, उनकी चाल क्या हो सकती है। इस बार मैं कोई नया ट्रेड आपको नहीं देने जा रहा हूँ, और चार्ट में हम लोग समझेंगे, और स्थितियों को समझते हुए आपको भी डिसीजन लेने में हेल्प होगी। या निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं डॉलर्स, या इसमें अभी अगर ट्रेड करते हैं, तो उसकी ज़रूर मैं चर्चा करूँगा। स्टॉक की मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिसाब से अभी जो माहौल है वो ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो आपके डिसीजन सही नहीं पड़ सकते, उसमें मुश्किल हो सकती है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं स्टॉक चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कि देखते हैं पहले हम लोग कि जैसे मैंने अपने कमेंट्री में कहा, और ग्लोबल सिनारियो की हम लोग ने चर्चा की, तो चार्ट हमको क्या बता रहा है। तो चार्ट में हम लोग सबसे पहले डाउ जोन्स को देखते हैं। अगर तो डाउ जोन्स हमको बता रहा है कि ये यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट बना रहा है, और हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट का जो ब्रेकआउट होगा नीचे की ओर, वो होगा 33,650 के बाद। तो अभी हम लोग के लिए पहला टारगेट नीचे की ओर 33,650 होगा,
और जो दूसरा टारगेट होगा अगर वहाँ से ब्रेक होता है, वहाँ से नीचे समझने के जो भी स्कोप है वो 33,250 के पास में। और अगर ये यहाँ से गिरता है, जो ब्रेकआउट आपका मतलब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी कंफर्म करेगा, तो फिर ये नीचे 32,000 भी आते हुए हमको दिख सकते हैं। तो ये रही डाउ जोन्स की बात। नैस्डैक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में ही है, इसने ट्रेंड अपना ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और ये डाउन ट्रेंड है। और अगर हम लोग ऊपर से इसको गिनते हैं तो ये 16,700 के पास में भी अगर हम लोग गिनते हैं, 16,750 के वहाँ से भी अगर हम लोग गिनते हैं तो ये करीब करीब 2,500 पॉइंट गिर चुका है, 2,500 से ज़्यादा पॉइंट गिर चुका है। और वो हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ मोर देन 15% ये नीचे आ चुका है। तो 15% ये ऑलरेडी गिर चुका है। और ये निफ्टी की चाल ये भी चलेगा तो ये नीचे 12,950 या 13,000 तक आने की इसकी संभावना बिल्कुल बनती है। तो ये काफ़ी गिरावट है और ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। यूके अभी संभला हुआ है, यूके में अभी कोई खास गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है। जर्मनी का स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अभी तय हो चुका है कि ये भी इस सपोर्ट लेवल पे ये भी आ चुका है। अब ये वीक ही है, ये डिसाइड करेगा कि चाहे डॉ जोन्स हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे डैक्स हो, इस वीक में हमको ये दिखेगा। अगर यहाँ से संभल गए तो हम लोग संभल जाएंगे, वरना हम लोग मतलब दुनिया पूरे वर्ल्ड मार्केट एक बियर मार्केट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैंग सेंग अपनी चाल अलग चलता है तो उसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए, सॉरी चाइना का। और हैंग सेंग भी जो थोड़ा सा बाहर निकला था उसको उसने फॉलिंग जो चैनल है उसमें से बाहर निकल के वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर चढ़ने में अभी भी उसको खास कामयाबी महसूस नहीं हो रही। तो अभी हम लोग देखें कि बाहर निकल के वो फिर से एक साइडवेज चैनल मतलब साइडवेज मूवमेंट में चला गया है। अब देखते हैं कि ये भी ग्लोबल मार्केट को फॉलो करके वापस अपनी रेंज में आता है या फिर ऊपर की ओर चलता है। अगर इन सब के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी में क्या हो सकता है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए निफ्टी में पिछले वीक में मैंने जो लेवल्स दिए थे, मैंने कहा था यहाँ से शॉर्ट ही करना है, बट दूसरे ही दिन उसने वो जो टारगेट मैंने दिया हुआ था वो टारगेट पे उसने मंडे को ही अचीव कर लिया। इतनी तेजी से गिरा कि मंडे ही हमको वो टारगेट अचीव होते हुए दिखे। वहीं से उसने सपोर्ट लेते हुए दिखा हम लोग और वापस गया। और फिर जो लेवल जहाँ से मैंने सेल दिया था वही लेवल को वो वापस से सब रजिस्ट करके नीचे आते हुए हमको दिख रहा है। जो लेवल मैंने मार्क किए थे वो सारे के सारे लेवल वो प्रॉपरली वो अचीव करते हमको दिख रहे हैं। तो और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर का स्कोप बहुत कम है, नीचे का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसने नीचे के मेरे सारे टारगेट अचीव किए। अब अब क्या करना है, तो अब हमको तो ऊपर के सारे ये लेवल को भूल जाओ। अभी हम लोग यहाँ कहीं नहीं पहुँच रहे, तो अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। अब हमारी दिशा जनरली तय हो चुकी है नीचे की ओर फिलहाल के लिए। अब हम लोग वापस ये 16,850 और ये टूटता है तो 16,400 के लेवल्स भी हमको यहाँ आते हुए दिख सकते हैं अगले वीक में। ये काफ़ी डिपेंड करता है जो अमेरिका यूक्रेन और रशिया का जो मसला है वो कैसे मोड़ लेता है। जहाँ तक जो अभी स्थिति है, ये स्थिति अभी इमीडिएट सुधरने वाली नहीं है, ना बिगड़ेगी। लेकिन भले स्थिति नहीं बिगड़ेगी, लेकिन वो बाजार का मूड ज़रूर बिगाड़ेंगे। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप बहुत सोच समझ के लीजिए। ये बहुत वोलाटाइल मार्केट रहेगा। आप लंबी कोई भी पोजीशन लेके ना रहें। इंट्राडे अगर आप कर सकते तो इंट्राडे में बाजार के मूड को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं।
लेवल्स अभी भी मेरे यही रहेंगे, इसके जब तक 17,650 के ऊपर नहीं निकलता हमको बाय साइड में घुसना नहीं है। नीचे की ओर दिस इज अ सेल ऑन राइज, जब भी ऊपर मिलता है फिर उसको सेल करो, ये वैसा मार्केट है। तो बाय करने की जगह सेल करने के मौके आप ढूंढिए और नीचे की ओर जाते रहेगा मार्केट, तो वहां आप उसको उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। एक ही स्थिति है जब अगर मार्केट सुधर सकता, वो ये कि अमेरिका और रशिया के बीच में कोई आपको समझौता हुए दिखे, यूक्रेन की मसला सॉल्व होता हुए दिखे, तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है। रशिया और यूक्रेन और अमेरिका का जो मसला है हमको गिरा सकता है, लेकिन वो सॉल्व होने से हमारे ये मार्केट में बड़ी एक मूवमेंट आ जाएगी, इसके चांसेस कम हैं। तो अभी हमारे लिए 18,400 भी अचीव करना बड़ी बात होगी। तो फिलहाल के लिए गिरने के चांस बहुत है, बचने के ऊपर चढ़ने के चांस कम है। और खास करके जब तक यूपी का चुनाव नहीं आ जाता, यूपी के चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, हमारे मार्केट नीचे की ओर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो बेसिकली टारगेट्स मैंने दिए थे वो दोनों टारगेट अचीव होते हमको दिख रहे हैं। ये देखिए मैंने 2 टारगेट दिए थे और वो दोनों टारगेट अचीव हो गए। इसको मैं आवरली में दिखाऊं तो आपको शायद बेटर दिखाई देगा। देखिए, तो ये दोनों टारगेट मेरे अचीव हो गए। थोड़ा नीचे भी गया लेकिन वहीं से हमने देखा एक रिकवरी भी आई, और रिकवरी सिंपल है, ये जो गैप रेजिस्टेंस था उसको वहां से वापस नीचे आ गए। तो अब हमको नीचे की ओर ही रहना है, ऊपर हमको जाना नहीं है। ऊपर हम लोग अब जाएंगे तो इस लेवल को अगर इन केस प्राइस 38,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, कितना 38,400, तो इस लेवल को मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और हम लोग अभी ट्रेड करेंगे इसके ऊपर ही। 38,400 के ऊपर आ जाती है तो हम लोग यहाँ कुछ हद तक बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो होगा मैक्सिमम ये होगा मैक्सिमम, पर इसके चांसेस बहुत कम है। करना हमको यही है, इसके नीचे हमको शॉर्ट में ही रहना है। ये इसके बीच में भी अगर आपको ये करना है तो ये सेल ऑन राइज ही है, अगर ऊपर जाता है तो आप यहाँ से भी वापस से सेल कर सकते हो। तो आपको इसके ऊपर निकल के कुछ देर रुके 400 के ऊपर चार्ट, और वहां आपको तो ही आपको बाय करना है, अदरवाइज यहाँ जितने भी ऊपर जाए आपको शॉर्ट करने के ही मौके ढूंढना है। तो शॉर्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, बाय के ऊपर मैं तो कहूँगा कि बाय को फिलहाल आपको अवॉइड करना है। पर इन केस बाय को आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसी लगी, कोई बड़ी खबर आ गई और वो खबर से आप लाभ उठा सकते हैं बाय करके। तो निफ्टी हम लोग को यहाँ से शॉर्ट करना है और ये लेवल्स हमारे नए लेवल आ जाएंगे। अभी पिछला लेवल जो टूटा वो तो चले जाएगा, अब नया लेवल रहेंगे 36,350 का, ये नया लेवल है। और ये भी अगर टूटता है, वैसे टूटने के चांस कम है, लेकिन अगर टूटता है तो और नीचे का लेवल फिर बहुत लंबा हो जाएगा और ये फिर हम लोग 35,000 को भी आते हुए देख सकते हैं। तो ये हमारे इनकेस ये लेवल 36,350 का लेवल टूटता है तो 35,000 वहां तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल इन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आप देखेंगे कि डॉलर का मैंने कहा था कि आपको डॉलर बाय करना है इस लेवल के ऊपर 75 के ऊपर, और 75 के ऊपर बाय करके टारगेट दिया था मैंने 70 पैसे का। और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वहां चढ़ा, वहां तक उसने टच किया और फिर वहां से नीचे आके फिर हमारे बाय प्राइस पे कुछ लटका और फिर वहां से नीचे गिर गया। अब ये वापस से हमको
यहाँ से हमको बाय आते हुए दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वहाँ काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी मार्केट में। जो भी होगा वो बेसिकली फ़िलहाल फेवर में तो नहीं होगा जो, तो यहाँ से हमको फिर से बाय करना है इसके ऊपर। तो 77 74 75 के ऊपर आप बाय कीजिए। 75 सॉरी इस लेवल के ऊपर आप 74 90 इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। टारगेट फिर आपका वही होगा 75 70 का। नीचे अगर मार्केट चेंज होता है तो नीचे वाली लेवल सेम रहेगी, नीचे हमको कुछ नहीं करना। 74 42 के नीचे सेल करना है, 74 के लिए 40 पैसे का टारगेट होगा। ओके, सिल्वर सिल्वर ने बढ़िया एक मूव दी लास्ट वीक, और मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते आप फिर देखेंगे कि एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ, और फिर वहां से हमने देखा कि पहले तो टारगेट अचीव हुआ, फिर वहां से अचीव फिर नीचे आ गए, फिर हम हमेशा ऊपर वाले लेवल पे ही बने रहे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि नीचे आ भी जाए तो आपको यहाँ से वापस बाय कर लेना है, जिसके चांसेस कम थे, पर मैंने यही कहा था कि अगर नीचे मिलता है तो बाय ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो इसलिए हमको हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिखे, और फैंटास्टिक देखिए टारगेट प्रॉफिट बिल्कुल हमारे लेवल के पास में ही आके वो वहां से नीचे आया है। तो दिस इज अ वे, ये टेक्निकल एनालिसिस की ताकत है जो हमको बताती है कि हमको क्या टारगेट्स को रखना है, कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री करना है। फिर अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में भी एक अच्छी खासी ये आई। तो बेसिकली ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये मैंने यहाँ दिया था, और जो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है उसके वजह से गोल्ड में अभी भी आपको एक तेजी दिखाई देगी, और हो सकता है कि इस बार हम लोग एक नया रिकॉर्ड भी बनाए। और नया रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें तो अगर मार्केट में जल्दी कोई यूक्रेन और अमेरिका के बीच में कोई समझौते की सूचना नहीं आती है तो हम नेक्स्ट टारगेट हम 52,000 का आते हुए भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर मार्केट में अमेरिका और यूक्रेन के बीच में कोई जल्दी समझौता की संभावना अगर नहीं दिखती है, तो आपको जल्दी गोल्ड में 52 51 800 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हमको फिलहाल बाय साइड में बने रहना है, शॉर्ट फिलहाल आप करना मत। शॉर्टिंग में यहाँ कोई ज़्यादा स्कोप अभी फ़िलहाल है नहीं, अभी ये 1 डेढ़ वीक ये ऐसे ही चलेगा हमें, तो यहाँ भी हमको कुछ करना नहीं। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड मैंने ऊपर का टारगेट दिया था, उसका 50% हमने अचीव भी किया, देखिए, और फिर नीचे आया तो हमारे नो ट्रेड जोन के आसपास में आके वापस चला गया। ये बताता है कि अभी भी क्रूड की जो चाल रहेगी वो ऊपर की ओर ही ज़्यादा रहेगी, नीचे की ओर कम रहेगी। तो यहाँ से हम लोग फिर देखेंगे कि थोड़ा वापस एक क्रूड में उछाल आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आता है 6,700 के नीचे, मतलब जो लेवल्स लास्ट टाइम दिए थे वो लेवल इस बार भी आपके कायम है। ओके, तो लेकिन अब अपसाइड कैप है, लेकिन वो इसी यहाँ घूमते हुए हमको दिख सकते हैं, लेकिन ये वाले पोर्शन में हमको प्राइस घूमते हुए दिख सकती है। अगर नीचे आ भी गई, अच्छी खबर आ गई, तो ये फिर ट्रेड आप कर सकते हो शॉर्ट साइड में। पिछले वीक में जो भी ट्रेड मैंने दिए थे स्टॉक के लॉन्ग साइड के, वो कोई भी बेसिकली चले नहीं, मतलब वहाँ हमको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हमारे बाइंग प्राइस आने के पहले वहीं से मार्केट के चलते सारे प्राइस नीचे की ओर ही खुले और नीचे की ओर ही चल दिए। लेकिन पहली बार जो मैंने शॉर्ट सेल दिए थे उसमें से मेरा अंबुजा सीमेंट का टारगेट आप देखेंगे हिट हुआ। ये जो टारगेट दिया था वो प्रॉपरली हिट हुआ। ये यहाँ से मैंने शॉर्ट का सेल दिया था और वहाँ हमने देखा कि हमारे टारगेट आते हुए दिखे। और डालमिया भारत, ये भी
अपने लो लेवल पे ही चल रहा है और ये इसके नए टारगेट हमको जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे 1664। तो इसलिए मुझे पता था कि मार्केट का ट्रेंड क्योंकि निगेटिव है, तो पहली बार मैंने निगेटिव शॉर्ट साइड के कॉल भी दिए थे और हमारे दोनों शॉर्ट साइड के कॉल भी चले, बढ़िया चले। तो ये था मेरा इस वीक का एनालिसिस। अगले वीक के लिए मैं कोई स्टॉक में नया ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टन है और ऐसे में मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि फिलहाल कोई नया इन्वेस्टमेंट या ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। दो बड़े मसले अभी सामने हैं, एक इंटरनेशनल मसला है, एक नेशनल मसला है यूपी चुनाव का, और ये बड़ा असर डालने वाला एक्चुअली इवेंट है। तो हो जाने दीजिए सब कुछ, फिर उसके बाद जब मार्केट स्टेबलाइज होएगा और फिर हम लोग उसमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे और वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की है। हम लोग ने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल सिनारियो काफ़ी अनसर्टन है और ये समय है आप थोड़ा साइड में बैठें, लर्न करें, समझें मार्केट को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और शांत रहिए, ज़्यादा कम से कम ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा हल्का रखिए। तो इसी के साथ में एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ, परंतु मैं अपने हिसाब से एक सोच को, समझ को यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।